वेलकम बैक टू द पास्ट पेपर सीरीज। आज की इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे नर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट सीरीज 1 फॉर द एडमिशन ऑफ 2026 के हवाले से ओरिजिनल क्वेश्चंस को। हम देखेंगे कि एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे हम डिफरेंट ट्रिक्स के थ्रू, टिप्स के थ्रू कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है कि हमें हर क्वेश्चन को ऑन एवरेज 1 मिनट से कम टाइम में हैंडल करना होता है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या कहा गया? कहा जा रहा है इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस a प्लस 2 इक्वल 0 इज 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10। आपको एक रूट दे दिया गया है और उससे आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a को। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसे अब हम देखते हैं। यहां पे सबसे पहले आप फोकस करें। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस a प्लस 2 इक्वल 0, दिस इज एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स होने हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको इस तरह का देखने को मिलता है, दैट इज p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q। ये बात पत्थर पे लकीर है कि जो दूसरा रूट होगा वो p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q होगा। ये दो रूट्स इस तरह से फॉर श्योर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर एक है तो दूसरा फॉर श्योर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 मौजूद है, फिर दूसरा रूट क्या होगा? 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 होगा। और आप नोटिस करें मैंने किया क्या है, मैंने उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर दिया है। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं ऑफ रूट्स का। मैंने इसको इस तरह से मेंशन कर दिया। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है उसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, दैट इज c ओवर a। यहां पे c से मुराद वो तमाम कांस्टेंट है जो कि a प्लस 2 है, और a से मुराद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो यहां पे क्या है? 1 है। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह मैं लिख सकता हूं c ओवर a, और इक्वल की दूसरी तरफ ये जो प्रोडक्ट्स, ये रूट्स दिए हैं, इनका आप प्रोडक्ट कर लें। यहां पर एक है a प्लस बी और एक a माइनस बी वाली सिचुएशन है। वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इट इज एक्चुअली 5 स्क्वायर 25 माइनस 10 दैट विल बी 15, और यहां पर a प्लस 2 जो है वो आ रहा है। यहां से जब आप a की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी 13। इस तरह से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये कैलकुलेशन 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगी। और यहां पर अगर आप ऑप्शंस में देखें, इट इज इन बीटा ऑप्शन। बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे क्या कहा गया? कहा गया कि एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2/2 है, और एक मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ AB होल डिटर्मिनेंट। अब इस क्वेश्चन को देखकर जो पहली अप्रोच दिमाग में आती है वो ये है कि पहले हम A और B को मल्टीप्लाई कर लें तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और फिर उस नए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। इससे करेंगे तो सवाल तो हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम ज्यादा लगेगा जो कि हमें नहीं लगाना। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं? वो ये है कि व्हेनेवर वी हैव a इंटू बी होल डिटर्मिनेंट, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए बी होल डिटर्मिनेंट इक्वल होता है a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। यानी कि आप a और b का अलग अलग डिटर्मिनेंट लेके उनको मल्टीप्लाई कर लें तो भी वही आंसर आएगा, और ए बी होल डिटर्मिनेंट का भी वही आंसर आएगा। क्या ही अच्छा हो कि हम a का डिटर्मिनेंट अलग कैलकुलेट कर लें जल्दी से, और b का डिटर्मिनेंट अलग कर लें, क्योंकि हमें दोनों a और b अलग अलग नजर आ तो रहे हैं। यहां पर जब आप a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जाएंगे, माइनस 1 zeros are 0, फॉर्मूले का माइनस 5 2s are 10, ये हमारे पास माइनस 10 आ जाएगा। अब आपने b का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, सेम अप्रोच, 5 3s are 15 होगा, और माइनस 2 3s are 6 होगा। 15 माइनस 6 दैट विल बी 9। इस तरह से a और b दोनों के डिटर्मिनेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब सिंपली करना यह है कि यहां पर a के डिटर्मिनेंट की जगह माइनस 10 और b के डिटर्मिनेंट की जगह 9 को प्लेस कर लेंगे, एंड द फाइनल आंसर इज माइनस 90। इसका मतलब है कि ए बी डिटर्मिनेंट का भी आंसर क्या होगा? माइनस 90 होगा, जो कि आपको अल्फा ऑप्शन में नजर आ रहा है। अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे क्या कहा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री इनटू cos 75 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता। नेक्स्ट के एंट्रेंस टेस्ट में कैलकुलेटर नहीं है और विदाउट कैलकुलेटर आपको इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करेंगे, इसके लिए क्या अप्रोच होगी, इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर जो आपको एक इंफॉर्मेशन नोट करनी है, जो एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने जा रहा हूं यहां पे, वो ये है कि अगर एक एंगल अल्फा है और एक एंगल बीटा है और उनका सम करने से 90 आ रहा है, यानी कि अगर दो एंगल्स का सम 90 आए तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर मैं दो एंगल्स अल्फा और बीटा इस तरह के ले रहा हूं। अब इसके बाद हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं ले रहा हूं, यहां पर एक मैं प्लेस कर रहा हूं साइन और एक मैं प्लेस कर रहा हूं कोसाइन, विच इज एक्चुअली कॉस। अब ये जो दो एंगल्स हैं अल्फा और बीटा, इनमें से कोई एक एंगल आप साइन के साथ लगा दें, कोई एक एंगल आप कॉस के साथ लगा दें। लाइक साइन के साथ मैं अल्फा लगा देता हूं और कॉस के साथ मैं बीटा लगा देता हूं, तो इन दोनों का आंसर लाजमी तौर पे इक्वल आएगा। अगर वो दोनों एंगल्स का सम क्या है, 90 है, तो ये प्रॉपर्टी बहरहाल एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें, मेरे पास जो लिखा है cos 75 डिग्री, अब मैं ये बात जानता हूं कि 75 और 15 का सम करने से क्या है, वो 90 बन रहा है। अगर मैं cos के साथ 75 लिख दूं और sin के साथ मैं 15 लिख दूं, तो इन दोनों का आंसर फॉर श्योर इक्वल होगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यहां पर ये जो cos 75 लिखा है, इसकी जगह मैं sin 15 डिग्री लिख रहा हूं और इसके साथ ही साथ यहां पे cos 15 है, उसको राइट नाउ ऐसे ही हम यहां पे प्लेस कर लेते हैं। तो अब सिचुएशन बन चुकी है cos 15 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री। अब एक और काम मैं यहां पे जो करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बैलेंस रखने के लिए 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये काम करने से क्या हुआ, यहां पर हो ये चुका है कि वी हैव द फॉर्मूला दैट इज 2 sin अल्फा cos अल्फा, और हम जानते हैं कि 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है sin 2 अल्फा के। अब आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर जाएंगे, ये जो तमाम चीज है ये बन जाएगी sin 2 और अल्फा 15 है यहां पे, तो दैट इज sin 2 अल्फा ये हो जाएगा और साथ इसके क्या मौजूद है, 1/2 मौजूद है, तो एज इट इज आ जाएगा। अब आप यहां पे नोटिस करें तो दैट विल बिकम sin 30 बिकॉज 2 15s are 30, sin 30 होता है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 आ गया। तो आपने देखा कि मैंने कैलकुलेटर के बगैर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इसका आंसर 1/4 आया। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे यू कैन सी कि इट इज इन अल्फा ऑप्शन, अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा गया हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, तो कितनी ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं इनसाइड अ हेक्सागन, एक हेक्सागन के अंदर, यूजिंग इट्स वर्टिसेस, उस हेक्सागन के वर्टिसेस को यूज करते हुए कितनी ट्राइंगल्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले यहां पर वर्ड आया हेक्सागन का, तो हेक्सागन से मुराद एक क्लोज्ड फिगर जिसकी 6 साइड्स होती हैं। लेट्स से अगर मैं यहां पर एक क्लोज्ड फिगर की बात कर लूं जो कि कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसकी कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, और यहां पर इसके वर्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6, सो एक्चुअली देयर आर 6 वर्टिसेस। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन वर्टिसेस को इस्तेमाल करके कितनी ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहां पर मैं एक ट्राइंगल यहां पे बनाना चाहूं, तो इन 3 वर्टिसेस को यूज करके ये एक ट्राइंगल बना सकता हूं। जैसे मैंने ये एक वर्टेक्स यूज कर लिया, ये यूज कर लिया और ये यूज कर लिया। इस तरह से और कितनी ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं। तो क्या मैं मैन्युअली ट्राइंगल्स बनाकर कैलकुलेट करूं कि कितनी बनती हैं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। यहां पर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और उससे देखेंगे कि कितनी ट्राइंगल्स जो हैं वो बनती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ट्राइंगल है, ये जो वर्ड यहां पे लिखा है ट्राइंगल, ट्राइंगल बनती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स, के 3 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से हमेशा ट्राइंगल बनती है। इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें तो यहां पर आपने कॉम्बिनेशन लेना है कितने पॉइंट्स का, 3 पॉइंट्स का। अब यहां पर टोटल पॉइंट्स कितने हैं, तो टोटल पॉइंट्स आप देखें 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 पॉइंट्स। तो हम ये देखेंगे कि 6 में से कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, 3 पॉइंट्स के, और जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतनी ट्राइंगल्स बनेगी। अब आपको सिंपली 6 कॉम्बिनेशन 3 को सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने का भी ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, तो एक तो है कि हम इसको फॉर्मूले से करें, लेकिन यहां पर अब हम बात करते हैं एक किप्स ट्रिक की। किप्स ट्रिक क्या है, किप्स ट्रिक ये है कि ऊपर यहां पे 6 लिखा है, तो आपने इस 6 को डिसेंड करना है,
कितनी प्लेसेस पे? 3 प्लेसेस पे। तो 6 के नीचे 5 और 5 के नीचे क्या होता है? 4 होता है। तो आप इसको 3 प्लेसेस डिसेंड कर लेंगे। आफ्टर दैट यहां पे आप देखें नीचे क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है। सो नीचे जो यहां पे मेंशन है उसके फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर देना है, एंड दैट्स इट। सो ये करने से आप 6 कॉम्बिनेशन 3 को स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पे एज वी ऑल नो के 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल। सो 3 फैक्टोरियल और ये 6 दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। सो 5 4 जा 20। सो इसका मतलब है वो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था हाउ मेनी ट्राइंगल्स, कितनी ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं, तो देखें कि हमने बगैर काउंट किए हमने एक्चुअली काउंट भी कर लिया कि वो कितनी ट्राइंगल्स हैं? 20 ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शंस में देखेंगे सो वी कैन सी इट इज इन चार्ली ऑप्शन। तो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया? सो यहां पे कहा गया हाउ मेनी डिफरेंट क्रिकेट टीम्स, कितनी क्रिकेट टीम्स 11 प्लेयर्स की कैन बी फॉर्म्ड, बनाई जा सकती हैं। सो हमें 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम्स बनानी है टोटल 16 प्लेयर्स में से। सो पहली चीज है क्योंकि आपको टीम बनानी है, सो एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन है, और कितने प्लेयर्स का? तो 11 प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। और आउट ऑफ कितने प्लेयर्स? तो यहां पे टोटल प्लेयर्स कितने गिवन हैं? 16 प्लेयर्स हैं। सो 16 में से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 11 प्लेयर्स का, यहां तक की सिचुएशन में। लेकिन इसके बाद आगे कोई कंडीशन इंपोज की गई है, उसको पढ़ते हैं। क्या कहा गया? कहा यह जा रहा है कि अगर एक प्लेयर है जो कि लाजमी तौर पे इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि एक प्लेयर ने स्ट्रेट अवे इंक्लूड हो जाना है, उसको आपने कॉम्बिनेशन में चेक नहीं करना, वो स्ट्रेट अवे इंक्लूडेड है। सो अब होगा क्या? सो असल में सिचुएशन ये बनेगी कि जो आप पहले कॉम्बिनेशन बना रहे थे 11 का, सो 11 में से वो एक तो पहले इंक्लूडेड है, तो उसको तो देखना ही नहीं है। तो अब आपको कॉम्बिनेशन चाहिए 10 मजीद लोगों का। सो इसीलिए हम यहां पे 10 लेकर आएंगे, दैट इज एक्चुअली 11 - 1। और वैसे टोटल प्लेयर्स कितने थे? 16, लेकिन एक तो पहले इंक्लूड कर लिया। तो अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन 16 नहीं है। उन 16 में से भी एक आप निकाल दें जो आप ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। सो अब आपको सॉल्व करना है 15 कॉम्बिनेशन 10 को। अब 15 कॉम्बिनेशन 10 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम वही ट्रिक लगा सकते हैं जो कि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया, लेकिन उससे पहले मैं इसको और आसान कर लेता हूं। और वो कैसे? सो आप ये जानते हैं देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कि NCR अगर दिया है सो ये इक्वल होता है NC n - R के। सो यहां पे जो 15 कॉम्बिनेशन 10 है ये इक्वल होगा 15 कॉम्बिनेशन 15 - 10 के। और ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 15 कॉम्बिनेशन 15 - 10 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 5। तो यहां पे 5 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ 15 कॉम्बिनेशन 5 को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम कुछ देर पहले कर चुके हैं। तो ऊपर 15 है, तो 15 को मैं डिसेंड करूंगा कितनी प्लेसेस? 5 प्लेसेस। तो 15 के नीचे 14, 14 के नीचे 13, 13 के नीचे 12, 12 के नीचे 11। तो मैंने इसको 5 प्लेसेस डिसाइड कर लिया। और डिवाइड करेंगे किससे? क्योंकि नीचे 5 है तो 5 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर देना है। अब आप इस तमाम को जब सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट विल बी 3003। और आप नोटिस करें तो ये 3003 है, ये आपको कहां पे नजर आ रहा है? इट इज इन चार्ली ऑप्शन। तो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करें सो वी हैव हियर एन इक्वेशन जिसमें कहा गया n कॉम्बिनेशन 15 इक्वल हो अगर n कॉम्बिनेशन 10 के, तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे होगा? सो इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के थ्रू करेंगे, और वो ट्रिक एक इंफॉर्मेशन है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है? सो इंफॉर्मेशन यहां पर ये है कि अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है NCX और एक कॉम्बिनेशन है NCY, और हम कहते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपस में इक्वल हैं, और दोनों में आप देखें यहां पर n मौजूद है, लेकिन यहां पे कुछ x है और यहां पे कुछ y है जो कि डिफरेंट है। सो एज पर द प्रॉपर्टी अगर आप इस x और y को ऐड कर दें तो उससे क्या आएगा? वो n आ जाएगा जो यहां पर मौजूद है। तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हैंडल हो जाएगा। लाइक यहां पर 15 और 10 लिखा है, तो 15 और 10 का जब हम सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। एंड 15 + 10 क्या होता है? 25 होता है, जो कि यहां पे बीटा ऑप्शन में है। सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ आर्क कॉस 4/5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चे इस नोटेशन से ही परेशान हो जाएं कि ये जो आर्क कॉस लिखा है इसका मतलब क्या है। सो याद रखिएगा कि जो आर्क कॉस है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है
कॉज इनवर्स को, और आगे क्या मौजूद है 4/5 है, और यहां पर आप देख सकते हैं साइन मौजूद है। तो इसी तमाम चीज को मैं इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब द नेक्स्ट थिंग इसके कैसे फाइंड की जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसके लिए क्या ट्रिक है? तो ट्रिक ये है कि जब भी आप इस तरह का सवाल देखें तो आप सबसे पहले हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बना लें। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स है और उसके साथ ये 4/5 है। रूटीन में हम जानते हैं कि कॉस क्या होता है, वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे बेस की जगह 4 और हाइपोटेन्यूज की जगह 5 है। सो आप क्या करेंगे कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस में 4 और हाइपोटेन्यूज में यहां पे 5 को प्लेस कर दें। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जबकि आपके पास ये तीनों साइड्स मौजूद हैं, सो फाइनली अब आपने देखना है कि बाहर क्या मौजूद है, वो है साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे नोटिस करें परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। तो इस तमाम का आंसर आएगा परपेंडिकुलर 3 ओवर हाइपोटेन्यूज 5, दैट इज 3/5। अब देखें तो ये कहां पर आपको नजर आ रहा है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। तो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया, सो हियर वी हैव अ डेरिवेटिव ऑफ e raised to power -5। अब सबसे पहले हो सकता है कि आप इस फॉर्मूले को रिकॉल करें कि जो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x होता है वो e पावर x के इक्वल होता है, और हो सकता है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चार्ली इसका आंसर कर दें। लेकिन लेट मी टेल यू कि चार्ली इसका आंसर नहीं है। हो सकता है कि आप इस फॉर्मूले की तरफ जाएं, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल होता है n x पावर n -1, दैट इज एक्चुअली पावर रूल। तो अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे तो यहां पे n और e पावर n-1 हो सकता है आप इस तरह से सोचें, और इस तरह से अल्फा में मौजूद है तो अल्फा भी इसका आंसर नहीं है। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? सो हम सब ये बात जानते हैं कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी कांस्टेंट का, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब आप नोटिस करें तो यहां पर ये जो e है, हम सब जानते हैं कि e एक कांस्टेंट होता है, और ये जो -5 है ये भी एक कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो ओवरऑल आंसर कांस्टेंट ही आता है। सो दिस इज एक्चुअली आ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 0 होता है। सो इसका आंसर क्या आना है, वो एक्चुअली 0 आना है। अब आप देखें तो क्या वो अल्फा बीटा या चार्ली में है, नहीं है। सो हम क्या आंसर करेंगे, इसका डेल्टा आंसर करेंगे, which is none of these। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया, सो हियर वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ e पावर x -3। सो देखकर बहरहाल एक बहुत अजीब सी चीज लगती है कि इंटीग्रेशन की जा रही है, नेचुरल लॉग भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, उसकी पावर में x -3 भी है, तो ये पता नहीं कैसे होगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिपीटेडली हम देखते हैं टेस्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको एक बेसिक टिप पता होगी तो आप फौरन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे, और वो टिप क्या है, वो टिप ये है कि ये जो नेचुरल लॉग ln है और ये जो e एक्सपोनेंशियल है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। सो जब भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को किल करते हैं। सो ln ऑफ e का आंसर क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। बिल्कुल यहां पर भी ये जो ln और e हैं ये एक्चुअली एक दूसरे के इंपैक्ट को किल कर देंगे। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन करनी है वो सिर्फ आपको इस हिस्से की करनी है, दैट इज x -3। अब आप देखें कि अगर आपको x -3 की इंटीग्रेशन करने को कहा जाए तो ये तो बात ही कुछ नहीं है, ये तो फौरन ही हो जाएगी। सो x की इंटीग्रेशन वी ऑल नो दैट कि वो x²/2 होगी, -3 की इंटीग्रेशन 3x, और आगे प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। नाउ वी कैन सी दिस कि ये कहां पर आपको नजर आ रहा है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। चार्ली में आप ये तमाम सिचुएशन देख सकते हैं ना। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया, सो हियर वी हैव अ लिमिट x approaches to 0 sin x over square root of x। अब हो सकता है कि आप जल्दबाजी में इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, दैट इज लिमिट x approaches to 0 sin x over x, हम पढ़ चुके हैं कि ये 1 के इक्वल होता है। तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में इसका आंसर 1 कर दें, लेकिन लेट मी टेल यू इसका आंसर 1 नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इन दैट फॉर्मूला नीचे आप देख सकते हैं x मौजूद है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें आप x के ऊपर स्क्वायर रूट भी देख सकते हैं। सो ये काम हमने नहीं करना। हमारी इस क्वेश्चन को लेके जो पहली अप्रोच होती है लिमिट के क्वेश्चन को लेके, हमेशा वही होती है कि हम लिमिट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहां पे x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां पे x की जगह 0 रखें तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। अब आप डिनोमिनेटर में आ जाएं, सो x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहां पे 0 रखें तो 0 स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0। तो ये एक्चुअली क्या है, ये 0/0 फॉर्म है। सो जब भी हमें 0/0 फॉर्म देखने को मिलती है तो यहां पर हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन पे ट्रिक क्या लगेगा, तो ट्रिक ये होता है कि जो लिमिट है दैट इज x अप्रोचेस टू 0
उसको आपने एज इट इज लिखना है। अब हम ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग जो आपका न्यूमरेटर है दैट इज साइन एक्स, सो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आएगा। तो ट्रिक एक्चुअली ये है कि आपने न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेना है। अब जब आप ये काम कर लेंगे सो ये एक्चुअली क्या बन चुका है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये जो 2 स्क्वायर रूट एक्स है ये भी ऊपर चला जाएगा ना, तो दैट इज एक्चुअली 2 स्क्वायर रूट एक्स और साथ यहां पे cos x मौजूद है। अब इसके बाद आप यहां पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट अप्लाई करें, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 2 स्क्वायर रूट x की जगह 0, cos और x की जगह 0। एज वी ऑल नो दैट कि cos 0 1 होता है, 0 स्क्वायर रूट 0 होगा और 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि वो 0 कहां पे मौजूद है, अल्फा ऑप्शन में। सो एक्चुअली इस क्वेश्चन का राइट आंसर अल्फा हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, के जो नीचे आपको फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, विल नॉट फॉर्म, कि वो नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएंगे, नॉट का वर्ड है, आफ्टर टेकिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स। तो वो कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेकर हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन बहरहाल सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कहीं ना कहीं ये थॉट है कि जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है। हम हो सकता है कि ऐसे सोचते हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। सो ऐसा नहीं सोचते कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है। इनफैक्ट आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अगर आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। यह सोचने का सही तरीका है। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचें कि बात तो एक ही है, तो बताना चलूं कि यह बात एक नहीं है, इसमें बहुत फर्क है। अब यहां पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेके हर सूरत हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनता। इसकी वजह क्या है, वजह यह है, आप यहां पे फोकस करें, यहां पे हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है, तो अगर मैं बीटा ऑप्शन में देखूं तो -21, -18, -15, तो ये 3 इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इसी पैटर्न को आगे लेके चलें तो इसके बाद आएगा -12, फिर आएगा -9, फिर आएगा -6, फिर आएगा -3 और उसके बाद आ जाएगा 0। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे जाके 0 बनेगा। तो क्या अगर 0 होगा तो क्या मैं उस 0 का रेसिप्रोकल ले सकता हूं? तो ऐसा हम नहीं कर सकते। सो जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 0 आ जाएगा तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेने से हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, विल नॉट फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। तो यहां पर वो बीटा ऑप्शन है, क्योंकि इसी के अंदर आगे जाके आप ऑब्जर्व करें 0 आ रहा है। लेकिन अगर आप अल्फा को देखेंगे या चार्ली को देखेंगे तो इनमें आगे जाके 0 नहीं बन रहा होगा। सो इसीलिए इनका रेसिप्रोकल करने से बहरहाल हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन सकता है, लेकिन हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल करने से हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बनता। इसीलिए इस तरह से सोचना अप्रोप्रिएट नहीं होता। और साथ ही साथ हमने इस क्वेश्चन को भी आंसर कर लिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहरहाल बीटा होगा। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या कहा गया। सो इस बार पूछा जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ। अब आपको किसकी टर्म्स, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल करना है और बताना है कि वो क्या बनेगा। यहां पर मैं आपको 3 रिजल्ट्स बता रहा हूं, वो 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। और अगर आपको वो 3 रिजल्ट्स पता होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लेंगे। और उसमें से पहला रिजल्ट आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें क्या कहा गया। कहा यह जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स का जब रेसिप्रोकल लेते हैं तब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है। और यही यहां पे एक्चुअली पूछा जा रहा है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनेगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन में बहरहाल आंसर अल्फा होगा। लेकिन हम कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। इसमें आप देखें सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी वही है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताई है, कि जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं ऑफ द टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, कि अगर हार्मोनिक सीक्वेंस है उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या बनेगा, वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा। अभी हमने ये बात की है। और जो तीसरी बात है वो कुछ इस तरह से है। अब आप तीसरी बात पे ऑब्जर्व करें तो क्या कहा गया, तो कहा गया कि रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है
उसकी टर्म्स का जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, मे और मे नॉट, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने से हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। और कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर जीरो होगा तो रेसिप्रोकल लेने से हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं बनेगा, और अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस में जीरो नहीं है तो उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो हार्मोनिक सीक्वेंस बनेगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि वो बन भी सकता है मे और मे नॉट। तो ये तीन बातें आप याद रख लें तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे कहा गया इफ पी क्यू आर एस आर इन जीपी, तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ये चार नंबर्स हैं और ये नंबर्स किस में हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। तो हमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो फॉलोइंग दिए हुए हैं इनमें से कौन है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, जीपी में होगा। अब अगर आप रिकॉल करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन कैसे हम एंट्री टेस्ट के अंदर इनको बहुत स्मार्ट मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे किप्स ट्रिक्स को। सो किप्स ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, तो हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है दैट पी क्यू आर एस आर इन जीपी, ये हमें कह दिया गया है, ये कंडीशन लगा दी गई है, इफ लिख दिया है। सो आपने करना ये है कि पी क्यू आर और एस ये क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप अपनी मर्जी के चार नंबर्स ले लें जो आपका दिल करता है। बस जरूरी यह है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए, क्योंकि यही तो कंडीशन है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब मैं ये करता हूं कि मैं पी को 1 ले लेता हूं, Q को 2 ले लेता हूं, R को 4 ले लेता हूं और S को 8 ले लेता हूं। तो अब आप देखें तो 1 2 4 8 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। अब ये चार नंबर्स लेकर मैं बारी बारी चेक कर लेता हूं कि P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस, ये पैटर्न क्या बनेगा। अब आप देखें तो अगर मैं बात करूं P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और R प्लस एस की, तो P है 1, Q है 2 तो P प्लस क्यू, Q है 2, R है 4 तो 2 प्लस 4, R है 4 और S है 8 तो 4 प्लस 8 हो जाएगा। सो दैट विल बिकम 3, ये 6 बनेगा और ये 12 बनेगा। तो आप देखें कि क्या ये नंबर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं 3 2 6, 6 2 12, तो ये जीपी में है। तो यहां से बहरहाल मुझे ये कंफर्मेशन मिल रही है कि ये जो 1 में लिखा है ये बिल्कुल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब इसी तरह से आप सेकंड को चेक कर लें, आप यहां पे P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस कर लें उसी तरह से। सो P माइनस क्यू क्या होगा, 1 माइनस 2, Q माइनस आर क्या होगा, 2 माइनस 4 और R माइनस एस क्या होगा, 4 माइनस 8 हो जाएगा। जैसे मैंने पहले प्लस किया माइनस कर लें, सो दैट विल बिकम -1 -2 और ये -4 होगा। तो आप देखेंगे क्या ये नंबर जीपी में, बिल्कुल है। आप देखें यहाँ पे -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 से करेंगे -4, तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है नंबर्स। सो इसका मतलब है कि जो 2 में मेंशन है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ही है। अब आप देखें तो थर्ड ऑप्शन में लिखा है पी क्यू, क्यू आर, आर एस, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है पी क्यू, फिर है क्यू आर और फिर है आर एस। सो पी है 1, क्यू है 2, फिर क्यू है 2, आर है 4 और R है 4 और S है 8। तो जरा देखें तो यहां पर ये 2 बनता है, 2 4 जा ये 8 बनता है, 4 8 जा ये 32 बनता है। तो क्या ये तीन नंबर जीपी में है, बिल्कुल है। आप चेक कर सकते हैं 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 4 4 से मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट नंबर बन रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। सो आप इसको इस तरह से जज कर सकते हैं, दोनों में कॉमन रेशियो 4 आ रही है। सो दैट मेक सेंस कि 1 भी जीपी में है, 2 भी जीपी में है और जो 3 में इंफॉर्मेशन है ये भी किस में है, ये जीपी में है। तो इट इज लाइक हिट एंड ट्रायल कि आपने हिट करना है विद द 1 2 4 एंड 8 और आपने देख लेना कि कौन उस ट्रायल पे फुलफिल हो रहा है। सो ये तीनों ही फुलफिल हो रहे हैं। सो इसका मतलब हुआ कि हम डेल्टा ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 1 भी जीपी में है, 2 भी जीपी में है एंड 3 भी जीपी में है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रेंज, तो आपने रेंज बतानी है। किसकी रेंज बतानी है, इनवर्स साइन फंक्शन की। तो इनवर्स साइन फंक्शन से मुराद है साइन इनवर्स एक्स, और अगर मैं फंक्शन की नोटेशन में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो मुझे इस फंक्शन की क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में होती है। रेंज से मुराद एक्चुअली y की वैल्यू होती है ना, y इज लेस देन और इक्वल्स टू π/2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -π/2। अब आप नोटिस करें तो ये कहां पर मौजूद है, ये बीटा ऑप्शन में मौजूद
मौजूद है तो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया, सो हियर वी हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत चांसेस हैं कि ज्यादातर बच्चे गलत आंसर करेंगे। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि वो यहां पे सोचेंगे कि ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को खत्म कर देंगे, किल कर देंगे, तो सिर्फ पाई बच जाएगा जो कि अल्फा ऑप्शन में है, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पाई को आंसर करेंगे जो कि गलत होगा। सो ये यहां पर आंसर नहीं है। अब उसकी वजह क्या है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है और वो आपने नहीं करनी। अब वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या है इस पे बात करते हैं। अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि व्हेनेवर वी हैव y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हमने कहा कि इसकी रेंज क्या है, y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 होती है। ये इसकी रेंज है। यानी कि जब भी साइन इनवर्स अप्लाई होता है किसी भी एंगल x के ऊपर, किसी भी वैल्यू x के ऊपर जो कि उसकी डोमेन में है, सो आंसर -90 डिग्री, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 प्लस 90 डिग्री तक आता है। 90 डिग्री से आंसर बड़ा नहीं आ सकता। अब अगर आप यहां पर देखें तो ये साइन इनवर्स अप्लाई हो रहा है इस तमाम चीज के ऊपर, तो क्या साइन इनवर्स के अप्लाई होने के बाद आंसर 90 डिग्री से बड़ा आ सकता है? क्या पाई बाय 2 से आंसर बड़ा आ सकता है? नहीं आ सकता। सो अगर आप इसका आंसर ये पाई कर देंगे तो फिर ये आप ब्लंडर कर देंगे। सो ये काम आपने नहीं करना, इसीलिए पाई इसका आंसर नहीं किया जाएगा। सो सवाल ही पैदा होता है कि इस क्वेश्चन को फिर करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड के साथ, यूजुअल अप्रोच के साथ करेंगे तो ये सवाल बिल्कुल ठीक होगा। और वो अप्रोच क्या है, यहां पे आप देखें साइन इनवर्स है और फिर यहां पर आपको नजर आ रहा है कि साइन पाई मौजूद है। तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट में है साइन पाई, तो साइन पाई का आंसर स्ट्रेट अवे 0 होता है। हम जानते हैं कि साइन के साथ जब भी मल्टीपल ऑफ पाई आएगा आंसर 0 आएगा, तो ये 0 हो गया। और बाहर क्या मौजूद है, साइन इनवर्स मौजूद है। अब आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स 0 क्या होता है, तो साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। सो इसका मतलब है कि इसका आंसर 0 आएगा जो कि बीटा ऑप्शन में है, तो 0 हम इसका आंसर करेंगे, पाई इसका आंसर नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सो यहां पे कहा गया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट आ टास्क, कि कोई ये काम है और उस काम को जब ए और बी मिलकर करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, वो 6 दिनों में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि ए और बी जब मिलकर वो काम करते हैं तो वो 6 दिन में उस काम को कर लेते हैं। फिर कहा जा रहा है कि बी और सी की अगर बात की जाए, अब हमने जोड़ी बना दी है बी और सी की। सो बी और सी अगर करते हैं तो कैन कंप्लीट द सेम टास्क, वो भी उसी काम को, उसी टास्क को कर लेते हैं। लेकिन जब वो दोनों करते हैं तो उनको कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि जब बी और सी मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन ये कि अगर सी और ए कैन कंप्लीट इट इन 4 डेज। अब हमने कॉम्बिनेशन किसका बना दिया, सी और ए का। तो अगर सी और ए मिलकर उस काम को करेंगे तो बताया जा रहा है कि कितने दिनों में कर देंगे, 4 डेज में कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपसे कहा यह जा रहा है हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, कितने दिन रिक्वायर्ड हैं इफ सी वर्क्स अलोन, अगर सी अकेला काम करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे। पहली बात स्टूडेंट्स के आप अपने इंटरमीडिएट लेवल पर इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं करते, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस टेस्ट में देखने को मिलते हैं। सो इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन चाहिए। तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जब एंट्री टेस्ट में जाएंगे तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस बहरहाल हैंडल कर सकेंगे। सो अब हमें ये देखना है कि हम इस तरह के सवालों को करते कैसे हैं। तो एक तो इनका बहुत लेंथी मैथड है जो कि ऑब्वियसली अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इट किल्स टाइम। सो इस पे तो हम नहीं जाएंगे। हम स्ट्रेट अवे हमने फाइंड करना है सी के बारे में कि सी को कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो हम अप्रोच यूज करेंगे वो क्या है, उसमें मैं आता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात भी करना चाहता हूं। ये तो इन सब के बारे में आ गया कि ये उनको टाइम लगता है। यहां पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं इनकी एफिशिएंसी को, यानी कि अगर ए और बी मिलकर काम खत्म करते हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में, तो फिर वो एक दिन में कितना काम करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब हम यहां पे यूनिट टाइम में बात कर लेते हैं कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे। तो अगर वो 6 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में वो 1/6 करेंगे। बी और सी जो हैं अगर वो 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में वो 1/12 करेंगे। सी और ए अगर 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में वो 1/4 काम करेंगे। तो ये हमने उनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट अब मुझे जानना है सी के बारे में। तो सी के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि यहां पे सी इन्वॉल्व किस किस में है। तो इसमें सी इन्वॉल्व है और इसमें सी इन्वॉल्व है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, दोनों की एफिशिएंसीज को। सो 1/12 प्लस 1/4 इनको आपने ऐड कर देना। और सी किस में नहीं था, इसमें नहीं था। सो ये जो 1/6 है इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इस तमाम को हम डिवाइड कर देंगे किससे,
2 से। तो यहां से हमें c के बारे में पता लग जाएगा कि c को कितने दिन लग रहे हैं। अब आप इसको सॉल्व करें न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 12, यहां पे 1 होगा, प्लस 4 3 जा 12 3, माइनस 6 2 जा 12 तो 2, और डिनोमिनेटर में यहां पर 2 मौजूद है। सो 1 + 3 4, 4 - 2 क्या होगा? 2 होगा। सो दैट विल बिकम 2/12, तो यहां पर होगा 2/12 और नीचे भी 2 मौजूद है। 2 इस 2 से कैंसिल हम कर देंगे, तो यहां पे सिचुएशन क्या बनेगी? 1/12 बन जाएगी। तो मुझे ये पता चल चुका है कि C जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है? 1/12 है, यानी C एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 करेगा। तो अगर C एक दिन में 1/12 कर रहा है तो वो काम कितनी देर में खत्म कर लेगा? 12 डेज में खत्म कर लेगा, 12 दिनों में। तो यहां पे अगर 1/12 आ रहा है तो यहां पे हम 12 आंसर कर देंगे। सो इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू हम इस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं वी हैव अ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x पावर 4 - 81 ओवर x - 3। सो लिमिट का क्वेश्चन देखकर जो सबसे पहली अप्रोच है वो ये है कि लिमिट को अप्लाई करें और देखें क्या होता है। सो यहां पे क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो जहां पे x है वहां पे आप 3 लिखेंगे, तो 3 पावर 4 - 81 होगा, और नीचे भी x की जगह 3 लिखेंगे तो ये 3 - 3 हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में भी 0 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा। सो हियर वी हैव अ 0/0 फॉर्म। अब हो सकता है कि यहां तक अप्रोच करने के बाद कुछ बच्चे डेल्टा की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन लेट मी टेल यू कि डेल्टा आप आंसर यहां पर इस वजह से नहीं कर सकते, आपको अगले काम की तरफ जाना है। तो जब भी वी हैव 0/0 फॉर्म, सो आपको क्या करना होगा? आपको यहां पे ट्रिक अप्लाई करना है, और ट्रिक ये है कि जो लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, उसको तो कुछ भी नहीं करना, उसको आपने एज इट इज लिखना है, लेकिन उसके बाद जो आपका न्यूमरेटर है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। सो न्यूमरेटर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब होगा एज पर पावर रूल, माइनस 81 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया है वैसे ही अब आप डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव ले लें। सो x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका फायदा अब ये हो चुका है कि अब आप देखें 0/0 फॉर्म ही खत्म हो गई है, क्योंकि नीचे अब 1 बन रहा है, तो वो 0/0 फॉर्म वाला मसला ही खत्म हो गया। अब इसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दें। सो लिमिट है x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो ये 4 इस x की जगह 3 आएगा और ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 क्यूब 27 होता है, 27 4 जा 108 होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 108 होगा, विच इज इन चार्ली ऑप्शन। तो चार्ली हम इसमें आंसर करेंगे। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहा गया आर्गुमेंट ऑफ 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को देखकर एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि पहले आप 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करें और फिर जो आंसर आए उसका आर्गुमेंट कैलकुलेट करें, लेकिन हम यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। हम यहां पर एक ट्रिक यूज करेंगे और उसके थ्रू इस क्वेश्चन को कुछ आसान कर लेंगे, और वो क्या है? सो ट्रिक ये है कि व्हेनेवर वी हैव आर्गुमेंट ऑफ z पावर n, सो एज पर द ट्रिक आपको करना यह है कि आपको आर्गुमेंट लेना है उस z का, और वो जो उसके ऊपर पावर n है उसको आप बाद में आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसी ट्रिक को आप यहां पर अप्लाई करें। सो यहां पर आपको आर्गुमेंट लेना था 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा और इसके ऊपर होल स्क्वायर था, तो आप होल स्क्वायर को छोड़ दें, आप आर्गुमेंट लेंगे 1 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा का, और जो भी आंसर आएगा उसको लेटर ऑन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये एज इट इज आ जाएगा, और यहां पे tan इनवर्स आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के लिए tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट विच इज माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर रियल पार्ट जो कि यहां पे 1 है उसको हम प्लेस कर देंगे। सो यहां पर ये 2 होगा। अब हम जानते हैं tan इनवर्स में नेगेटिव साइन आएगा तो वो यहां पे बाहर आ जाएगा। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। नाउ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 क्या होगा? 60 डिग्री, तो यहां पे ये माइनस 60 डिग्री बनेगा, साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट इज माइनस 120 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि माइनस 120 डिग्री अल्फा ऑप्शन में है, तो क्या मुझे अल्फा आंसर कर देना चाहिए? लेकिन आप यहां पे देखें डेल्टा में बोथ अल्फा एंड चार्ली भी मौजूद है, उसमें भी अल्फा का जिक्र हो रहा है, तो हो सकता है कि डेल्टा आंसर हो। तो मुझे इसको काउंटर चेक कर लेना चाहिए कि ये तो नहीं है कि चार्ली भी इसका आंसर है, फिर हम डेल्टा इसका आंसर करेंगे। सो उसके लिए यहां पर एक एंगल जो है वो माइनस 120 डिग्री है। अगर हम यहां पे y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ करें, तो जैसे कि यहां पे एंगल माइनस 120 डिग्री है, तो ये यहां पे कहीं सिचुएशन बन रही होगी कि अगर मैं क्लॉकवाइज ड्रॉ करूंगा तो ये माइनस 120 डिग्री होगा। सो अगर हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो फिर फॉर श्योर ये एंगल 240 डिग्री ही होगा। उसकी रीजन ये है कि इसी आप माइनस 120 डिग्री के अंदर अगर आप 360 डिग्री का जो एक पूरा साइकिल है अगर आप उसको ऐड कर देते हैं, सो यू विल गेट
240 डिग्री। सो दैट मेक सेंस के इसका आर्गुमेंट -120 डिग्री के साथ साथ यहां पर 240 डिग्री भी बन रहा है, और क्योंकि डेल्टा में दोनों ऑप्शंस को डिस्कस किया जा रहा है, सो दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन के अंदर हम डेल्टा आंसर करेंगे बोथ अल्फा एंड चार्ली।